नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है भोपाल एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हमने अपने पिछले सेशन में 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस। 51 क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है 51 क्वेश्चन? हनी इज बिलीव्ड to be highly nutritious. 200 ग्राम of honey provides the same nourishment as, है ना, 4 ऑप्शंस दिया है 330 ग्राम मीट, सेकेंड ऑप्शन 11.5 लीटर ऑफ मिल्क, थर्ड 1.6 kg क्रीम एंड फोर्थ इज 0.8 kg ऑफ स्पिनैक। तो इसमें हनी की बात कर रहा है कि हनी कितना हमें न्यूट्रिशियस प्रोवाइड करता है, एंड 200 ग्राम ऑफ हनी प्रोवाइड्स द सेम नरिशमेंट एज, ठीक है। तो हनी की यदि हम बात करें तो हनी इज एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट, ठीक है। और जो इसका यदि हम न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करते हैं तो इसका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होगा वो होगा 330 ग्राम मीट, 11.5 लीटर, है ना, एंड 0.8 kg। तो ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। 1.6 kg क्रीम, ये ऑप्शन इसलिए इसमें वैलिड नहीं हो रहा है क्योंकि क्रीम हैज़ मच हायर फैट कंटेंट, सो कंपैरिजन इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो जो इसमें है ना 1.6 kg क्रीम, तो ये ऑप्शन गलत है। तो यदि हम इसमें ऑप्शंस देखते हैं तो हमारे जो ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। Next, moving to next question, question number 52. The caterpillar of silkworm are subject to a severe hereditary disease known as पेब्रिन। पेब्रिन नाम की एक डिजीज होती है, सुना है आपने पहले, है ना। पेब्रिन क्या है? ये एक डिजीज है ना। कैटरपिलर ऑफ सिल्कवर्म, ओके। पेब्रिन इट इज कॉज्ड बाय विच फैक्टर? तो 4 फैक्टर्स दिए हैं, वो पूछ रहा है कि पेब्रिन इज कॉज्ड बाय विच फैक्टर। पहला फैक्टर है टेकिना फ्लाई, second bacteria, third protozoan parasite and fourth is fungal. So option C will be the right answer. Protozoan parasite Nosema bombycea is the factor which causes a pebrine disease, okay. और पेब्रिन जो है इट इज अ सीरियस डिजीज कॉज्ड, इट इज अ सीरियस डिजीज ऑफ सिल्क वॉर्म, ठीक है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। काला अजर, है ना, इसमें बात कर रहा है काला अजर और इसका दूसरा नाम है डम डम फीवर, ठीक है। काला अजर और डम डम फीवर इज कॉज्ड बाय विच फैक्टर्स? फैक्टर 1 लेशमानिया डोनावनी, फैक्टर बी एंटा अमीबा, ऑप्शन सी टेनिया एंड ऑप्शन 4 इज ट्रिपैनोसोमा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमेशा हर पेपर में इससे रिलेटेड जितने भी पेपर्स हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछता ही है। साइंस का, बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि काला अजर जो है इट इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन नंबर ए है इज द राइट आंसर। लेशमानिया डोनावनी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। काला अजर, ठीक है। एंड जो लेशमानिया डोनावनी है इट स्प्रेड बाय सैंड फ्लाई बाइट, ठीक है। सैंड फ्लाई बाइट, यदि सैंड फ्लाई का बाइट होगा तो इससे क्या होगा? लेशमानिया डोनावनी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, है ना। अब इसने करंट की बात की है ना। यदि हमने करंट अफेयर्स पढ़ा है अच्छे से, यदि हमें एमपी का कुछ ज्ञान है तो हम ये क्वेश्चन बता पाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन, हम अपने 54th क्वेश्चन को देखते हैं कि मध्य प्रदेश कम्स इन विच बायोजियोग्राफिक रीजन जोन ऑफ इंडिया, है ना। मध्य प्रदेश कौन से बायोजियोग्राफिक जोन में आता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है वेस्टर्न घाट, सेकंड गैंगेटिक प्लेन, थर्ड डेक्कन पेनिनसुला एंड फोर्थ इज द सेमी एरिड जोन। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी डेक्कन पेनिनसुला, बिकॉज मध्य प्रदेश जो है इट लाइज ऑन डेक्कन प्लेट्यू, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। व्हाट इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। ये भैया जो मध्य प्रदेश के जो जितने भी पेपर हैं, है ना, एमपीपीएससी के, यदि आप तैयार कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन बनना ही चाहिए और काफ़ी ही इजी क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल कौन सा है, ठीक है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रिसीवर्स, र्यूसर वस ड्यू वंसिली,
सेकंड है टेट्रासेरस क्वाड्रिकॉर्निस, थर्ड ऑप्शन है जवान राइनोसोरस एंड फोर्थ इज रूसा यूनिकॉलर। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, रिसर्वस ड्यूवायुसली, है ना। और इसको हम कहते हैं, मैडम आप ये क्या बता रही हैं, रिसर्वस ड्यूवायुसली, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने तो बारहसिंगा पढ़ा था या फिर स्वैम्प डियर के नाम से हम जानते हैं। भैया ये इसका ना साइंटिफिक नेम है, ठीक है, वो यहाँ बारहसिंगा लिख के यहाँ पे नहीं पूछेगा तुमसे ये जूलॉजी के पेपर में। ठीक है, सो ये है बारहसिंगा, है ना। बारहसिंगा का जो साइंटिफिक नेम है वो है रिसर्वस ड्यूवासिली, इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ द स्टेट एनिमल ऑफ द मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। Follicular cells of Graafian follicles are connected by which one of the following? ठीक है, तो ये किससे कनेक्टेड रहते हैं? They are connected by the gap junctions। ठीक है, so option C will be the correct answer कि follicular cells of Graafian follicle are connected by gap junction। सीधा क्वेश्चन पूछा है तो इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई बात ही नहीं बचती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड बाय द आउटर लेयर ऑफ द सोमाइट्स? ओके, आउटर लेयर ऑफ द सोमाइट्स इन द चिक एम्ब्रियो। ठीक है, चिक एम्ब्रियो के बारे में ये क्वेश्चन पूछा है इनने, और इसमें ये पूछ रहे हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डर्मेटोम। चलिए हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर क्यों होगा। देखिए यहाँ पे ये बात कर रहा है सोमाइट्स के बारे में, इसने बात किया है। ठीक है, तो सोमाइट्स क्या होते हैं? दे आर द ब्लॉक्स ऑफ मीजोडर्म इन एम्ब्रियो, है ना। और जो सोमाइट्स होते हैं ना, इट गेट्स डिफरेंशिएटेड इनटू स्क्लेरोटोम, मायोटोम और डर्मेटोम में ये डिफरेंशिएट होते हैं कॉन्सोमाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे डर्मेटोम इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड बाय द आउटर लेयर की बात कर रहे हैं ना, तो आउटर लेयर जो रहेगा वो डर्मेटोम रहेगा। ठीक है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। What will be happen if a cleaving egg is treated with puromycin? क्या होगा जब हम क्लीविंग एग को प्यूरोमाइसिन के साथ ट्रीट करेंगे? ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है सेल विल डाई, ऑप्शन बी है इसमें रेप्लिकेशन विल स्टॉप, ओके, एंड ऑप्शन सी है सेल्स श्रिंक, एंड ऑप्शन डी है इनहिबिट आरएनए डिपेंडेंट प्रोटीन सिंथेसिस। व्हाट विल हैपन पूछ रहा है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्यों होगा ऑप्शन नंबर डी? क्योंकि जो प्यूरोमाइसिन है इट इज अ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, इसलिए इनहिबिट आरएनए डिपेंडेंट प्रोटीन सिंथेसिस विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। विच टेक्निक ऑफ फेट मैपिंग आर प्रपोज्ड बाय स्प्रेट? है ना, स्प्रेट नाम के साइंटिस्ट थे जिनने कौन सी टेक्निक बताई थी, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। हम टेक्निक्स देख लेते हैं। सबसे पहला है कार्बन पार्टिकल टेक्निक, सेकेंड ऑप्शन है वाइटल स्टेनिंग मेथड, थर्ड इज रेडियो एक्टिव लेबलिंग, एंड फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। सो जो स्प्रेड थे उनने जो ये टेक्निक बताई थी फेट मैपिंग का, वो थी कार्बन पार्टिकल टेक्निक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टेक प्लेस ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लिवर इंक्रीजेस कार्बोहाइड्रेट्स टर्नओवर, endocrinal function of pancreas starts, tail and gills reduced by autolysis, and all of the above. So the correct answer will be option number D, all of the above. ये option number D जो है मतलब liver increases carbohydrates turnover। ठीक है, this will be correct। endocrinal function ऑफ पैनक्रियस स्टार्ट्स। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग में ये सारे ही इवेंट्स टेक प्लेस होंगे। थर्ड है टेल एंड गिल्स रिड्यूस बाय ऑटोलिसिस, सो द ऑप्शन ऑटोलाइसिस, सो द ऑप्शन विल बी, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, तो आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। A technology
रूट जोन प्रोसेस फॉर द कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन वॉज डेवलप्ड बाय, ठीक है, किसने डेवलप किया था? रूट जोन प्रोसेस फॉर द कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन वॉज डेवलप्ड बाय, 4 ऑप्शंस है, यूरेका फोर्ब, option B is the Thermax, option C is Aquapure and option D is AquaGuard. So the correct option of this question is Thermax, है ना, थर्मैक्स इसलिए करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि भैया ये रूट जोन प्रोसेस क्या है ना। तो जो ये रूट जोन प्रोसेस है इट इज़ अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मेथड, ये एक तरह का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मेथड है और इसमें हम जो प्लांट्स होते हैं उनका क्या, उनका मतलब रूट्स यूज करते हैं, है ना, और उनके स्टेम्स यूज करेंगे टू क्लीन द पॉल्यूटेड वाटर। तो इसलिए रूट जोन प्रोसेस का जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्मैक्स होगा। फॉर द कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन वाज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया था? थर्मैक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट WSSD वाज हेल्ड इन, ठीक है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। चलिए मतलब ये तो हम समझ गए हैं कि हमें करंट अफेयर्स के लिए भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इसमें, है ना। तो चलिए क्या क्वेश्चन पूछा है, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट WSSD वाज हेल्ड इन, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 रियो डी जेनेरियो 1992, ऑप्शन नंबर बी क्योटो जापान 1997, ऑप्शन नंबर डी जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका 2002 एंड ऑप्शन नंबर डी इज Sydney, Australia 2006. So the correct answer of this question will be option number C, Johannesburg, South Africa 2002. ठीक है। चलिए तो WSSD जो है ना ये किस में फोकस करती है, इनका जो मेन फोकस रहता है वो रहेगा इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के ऊपर, ये फोकस करते हैं WSSD, ठीक है। ए फॉरेस्टेशन पे ये फोकस करेंगे, है ना। ए फॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, ठीक है। और तीसरा इनका फोकस रहेगा फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो ये काम रहता है WSSD का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका 2002। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, द ग्रेटेस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन देख रहे हैं आप, करंट से पूछा गया है और ये क्वेश्चन तो बनना ही चाहिए, और जो भोपाल में जो रह रहे हैं ना उनसे तो ये बनना ही चाहिए ये क्वेश्चन। द ग्रेटेस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर लीडिंग टू अ सीरियस एयर पॉल्यूशन टुक प्लेस इन भोपाल ऑन, ठीक है। 4 ऑप्शंस दिया है कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन ए 2 दिसंबर 1984, ऑप्शन बी 5 दिसंबर 1984, ऑप्शन सी 2 सितंबर 1982 एंड ऑप्शन डी 2 दिसंबर 1982। बताइए 4 में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, 2 दिसंबर 1984, ठीक है। देखिए 3 दिसंबर बोलते हैं लोग, बट 2 दिसंबर के रात में ये मतलब ये जो है गैस ट्रेजेडी हुई थी, इसलिए हम जो करेक्ट ऑप्शन होगा इट विल बी 2 दिसंबर 1984, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर was established in year 2001 at which location, ठीक है। तो ये कहाँ पे ये कंजर्वेशन स्टार्ट किया गया था, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन एबोहर पंजाब, पिंजौर हरियाणा, बीकानेर राजस्थान एंड देहरादून उत्तराखंड। बता पाएंगे आप इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज पिंजौरा हरियाणा, ठीक है। और ये मेन फोकस करता है टू प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड वल्चर, ठीक है। इंडेंजर्ड वल्चर को, है ना, जो इंडेंजर्ड के कगार पे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर एस्टेब्लिश की गई है 2001 में। कहाँ पे? पिंजौर हरियाणा में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, द साइलेंट वैली नेशनल पार्क, है ना। अब इसने नेशनल पार्क के बारे में पूछा है, ठीक है। नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो इंडिया में पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी नेशनल पार्क्स पाए गए हैं या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उसे हमें अच्छे से याद करना पड़ेगा, ठीक है। वो कहीं से कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, वो जरूरी नहीं है कि आपसे MPPSC है तो MP का ही नेशनल पार्क पूछे, नहीं, वो ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इसने ये पूछा है यहाँ पे कि
द साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, कहाँ पे बताइए, गैस करिए, कभी कभी क्या गैस भी सही हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए पलक्कड़ मतलब केरल, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी ऊटी तमिलनाडु। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पलक्कड़ के जो मतलब केरल है वहां पे ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, बिरामाउस लिम्स आर फाउंड टू ऑकर इन, है ना, ये जो बिरामाउस लिम है ये कहाँ पे होते हैं। पहला ऑप्शन इनने दिया है मायरियापोडा, ऑप्शन बी चेलिसेरेटा, ऑप्शन सी इंसेक्टा एंड ऑप्शन डी इज क्रस्टेशिया। क्वेश्चन नंबर 66, सो द आंसर विल बी क्रस्टेशियंस, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, बिरामाउस लिम जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं किसमें, क्रस्टेशियंस में, ठीक है। और क्रस्टेशियंस क्या हैं, जैसे कि क्रस्टेशियंस का यदि हम देखें प्रॉन और क्रैब, है ना, प्रॉन और क्रैब जो है ये किसके अंदर आते हैं, ये आएंगे अपने क्रस्टेशियंस के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने अभी बोला बिरानास लिम्ब, है ना, ये बिरानास लिम्ब क्या होता है भैया, लिम्ब विथ 2 ब्रांचेज, है ना, ऐसी लिम्ब जिनमें 2 ब्रांचेज हो उसे हम कहते हैं बिरानास लिम्ब। चलिए, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, एनिमल्स आर हाइपोथेसाइज्ड टू अराइज फ्रॉम ए प्रोटिस्ट एंसेस्टर शेयर्ड विथ, है ना, ऑप्शन नंबर ए एल्यूविलेटा, ऑप्शन बी काइनेटोप्लेस्टिडा, ऑप्शन सी इज क्वाइनोफ्लैजिलेट एंड ऑप्शन डी इज सिलिएटा, ठीक है। 4 ऑप्शंस दिया है, बताइए एनिमल्स आर हाइपोथाइज्ड टू अराइज फ्रॉम ए प्रोटिस्ट एंसेस्टर्स, है ना, प्रोटिस्ट एंसेस्टर्स शेयर्ड विथ, ठीक है। सो करेक्ट आंसर विल बी क्वाइनोफ्लैजिलेट। सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया इसने, तो अपन को यदि ये अपन ने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो अपन को ये आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, क्वाइनोफ्लैजिलेट। नेक्स्ट 68, नाउप्लियस लार्वा, ये बहुत पूछता है, ये लार्वा बहुत फेमस है, ठीक है। नाउप्लियस लार्वा ऑफ क्रस्टेशियन लैक, ये पूछ रहा है कि नाउप्लियस लार्वा जो होगा उसमें क्या नहीं होता, ठीक है, इट लैक्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी इनकरेक्ट, है ना। इसमें जो नाउप्लियस लार्वा होगा इसमें एंटिन्यूल, एंटीना और मैंडिबल्स जो रहेंगे ये 3 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं किसमें, नाउप्लियस लार्वा ऑफ क्रस्टेशियंस में, ठीक है। एंटिनुला, एंटीना, मैंडिबल, अब क्या एक चीज नहीं होती है तो मैक्सिला इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, इन अडल्ट मेल स्पाइडर्स, है ना, अडल्ट मेल स्पाइडर की बात कर रहा है, ठीक है। अब ये 4 ऑप्शंस हैं, चलिए हम पढ़ते हैं ऑप्शंस। पेडिपल्प इज मॉडिफाइड इनटू चिला, पेडिपल्प इज मॉडिफाइड एज कॉप्युलेटरी ऑर्गन्स, ओके, पेडिपल्प डेवलप्स एज ए पॉइजनस स्पाइंस, है ना, एंड ऑप्शन डी पेडिपल्प सिक्रीट्स सिल्क, ठीक है। बता पाएंगे इसका आंसर 69th। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है कि इन अडल्ट मेल स्पाइडर द पेडिपल्प इज मॉडिफाइड, है ना, एज अ कॉप्युलेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। और जो मेल स्पाइडर्स होंगे उसमें क्या होगा, ये जो पेडिपल्प होंगे इनका क्या काम रहेगा, ठीक है। कॉप्युलेटरी ऑर्गन्स बोल रहा है, समझ सकते हो, कॉप्युलेटरी और जो मतलब बोल रहा है ऑर्गन्स का मतलब कि पेडिपल्प आर यूज्ड टू ट्रांसफर स्पर्म, है ना, स्पर्म के ट्रांसफर में मदद करता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, कौन, पेडिपल्प। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, पेडिपल्प इज मॉडिफाइड एज द कॉप्युलेटरी ऑर्गन्स, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, इन इकाइनोडर्मेटा, देखिए फाइलम से क्वेश्चन पूछता है तो फाइलम हमें पूरे जितने फाइलम हैं सबको अच्छे से तैयार करके जाना पड़ेगा। अब इसने फाइलम इकाइनोडर्मेटा की बात कर ली है ना। फाइलम इन इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा क्यों फेमस है भैया, वाटर वास्कुलर सिस्टम के लिए, है ना। सो इन इकाइनोडर्मेटा वाटर वास्कुलर सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम 4 ऑप्शंस, हाइड्रोसील ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ लार्वा, ऑप्शन बी हाइड्रोसील ऑन द राइट साइड ऑफ लार्वा, ऑप्शन सी एक्सोसील ऑन द राइट साइड ऑफ लार्वा और ऑप्शन डी एक्सोसील ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लार्वा, ठीक है। 4 ऑप्शंस दिया है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है,
तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा इट विल बी ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोसील ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लार्वा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना, टेक्सोनॉमी से पूछा गया क्वेश्चन है ना, टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन बनता ही है, उसे भी हमें बहुत बढ़िया तैयार करना है। द बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, देखो यदि आपने जूलॉजी पढ़ी है तो ये क्वेश्चन तो पढ़ा ही पढ़ा होगा। ठीक है, यदि अच्छे से पढ़ा है ना तो ये क्वेश्चन तो पढ़ा है, सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, द बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर। तो ये पूछ रहा है कि जो ये बुक है, ये बुक का नाम है, ठीक है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, है ना, बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये कब पब्लिश की गई थी? सो इट वाज पब्लिश्ड इन 1859, है ना, 1859 को इसे पब्लिश किया गया था। किसने पब्लिश किया था? चार्ल्स डार्विन्स नाम के साइंटिस्ट थे who had published this book on the origin of species in 1859। और इनने क्या बताया था इस बुक में? भाई आप बुक लिखी है तो कुछ तो बताया होगा। So he has explained the evolution by natural selection। ठीक है, evolution by natural selection के बारे में इनने इस बुक में बताया है। Next, during which period did mammals first appeared? बताओ भैया, evolution के चैप्टर से भी क्वेश्चन आ गया। ठीक है, देख रहे हैं सारे जो यूनिट्स है ना उन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है, कोई भी यूनिट छोड़ना नहीं है अपन को। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड मैमल्स अपीयर, मैमल सबसे पहले किस पीरियड में अपीयर हुए थे? ये तो सभी को पता होगा इसका आंसर कि मैमल्स फर्स्ट अपीयर्ड इन ट्राइसिक पीरियड। ठीक है, ट्राइसिक पीरियड में मैमल्स अपीयर हुए थे, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, कोआ सर्वेट्स एज प्रपोज्ड बाय AI ओपेरन आर। ठीक है, चार ऑप्शंस, अर्ली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन बी प्रोटोसेल स्ट्रक्चर कैपेबल ऑफ मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन सी अ टाइप ऑफ एंशिएंट फॉसिल, एंड ऑप्शन डी इज कॉम्प्लेक्स DNA मॉलिक्यूल। ठीक है, चार ऑप्शंस हैं, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, प्रोटोसेल स्ट्रक्चर कैपेबल ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, प्रोटोसेल स्ट्रक्चर कैपेबल ऑफ मेटाबॉलिज्म इज द राइट आंसर। ठीक, उनने इसमें ये चीज बताई थी। चलिए नेक्स्ट, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, ancestor of humans that stood erect, है ना, and walked nearly straight। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ancestors of humans that first stood erect, है ना, मतलब सीधे खड़े हुए, है ना, and walked nearly straight on hind limbs, है ना, तो वो कौन होंगे? चार ऑप्शंस दिया है यहाँ पे। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन है जावा मैन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑप्शन सी पैकिंग मैन, एंड ऑप्शन डी इज द क्रो मैग्नॉन मैन। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस इज द राइट आंसर। कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे ये दे आर द एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमन, है ना, दैट दे स्टूड इरेक्ट, है ना, दे स्टूड इरेक्ट, है ना, एंड वॉक्ड नियरली स्ट्रेट ऑन हाइंड लिम्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, which gas was not used in experiment conducted by the Stanley Miller, है ना, ये भी सुना है मिलर के बारे में, है ना, पढ़ा होगा ना, जूलॉजी तो सुना ही होगा, और नहीं पढ़ा है तो भैया नहीं, कभी भी नहीं सुन पाओगे फिर तो। which gas was not used in experiment, कौन सा, क्या बोला है क्वेश्चन में? not used। ठीक है, ध्यान से देखना, not used in experiment conducted by Stanley Miller and H. Urey for the synthesis of organic compound। चार गैसेस यहाँ दी है, CO2, CH4, H2 and NH3। So the correct option will be CO2। okay, क्यों करेक्ट है ये CO2? देखिए जो मीथेन है और H2 है और NH3 है ना, अमोनिया हो गया, है ना, और जो वाटर वेपर, मिलर ने चार ये गैसेस यूज किए थे, CH4, NH3, H2 और वाटर वेपर इनने यूज किया था। यहाँ CO2 की कोई चर्चा नहीं हुई थी, इसलिए ऑप्शन जो है विच गैस वाज नॉट यूज्ड, सो CO2 वाज नॉट यूज्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट।
Question number 76. G protein coupled receptor family includes a large number of receptors that are responsible for, है ना, that are responsible for option A smell, option B sight, ऑप्शन सी टेस्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये पूछ रहा है इसमें कि क्या होगा इसका ऑप्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ द अबव। इसमें सभी चीजें के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, स्मेल के लिए, साइट माने विजन, है ना, और तीसरा टेस्ट के लिए। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 77। इन वर्टिब्रेट आई, है ना, वर्टिब्रेट की आंखों में, इन वर्टिब्रेट आई which second messenger is responsible for converting the visual signals received as a light to nerve impulse। ठीक है, क्या पूछा इनने इनवर्टिब्रेट आई में, which second messenger, कौन सा एक सेकंड मैसेंजर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर कन्वर्टिंग द विजुअल सिग्नल रिसीव्ड एज लाइट टू नर्व इम्पल्स। डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, यदि आपने पढ़ा है तो ये आप बता पाएंगे। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, CGMP। ठीक है, CGMP इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। Which of the following serve as the source of diacylglycerol and IP3 and is also the starting point of a distinct second messenger pathway that play a key role in regulating the cell growth and survival? Okay, इसमें हम देखते हैं कि 78 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, PIP2, बिकॉज जो PIP2 है इट इज ब्रोकन बाय फॉस्फोलाइपेज इनटू DAG एंड IP3, है ना, DAG और IP3 में इसको हम ब्रोक करते हैं, तो इट इज ब्रोकन बाय फॉस्फोलाइपेज इनटू DAG एंड IP3। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, PIP2। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, PIP2। Next question 79. Focal adhesion developed from a small cluster of integrin termed focal complexes by the sequential recruitment of, ठीक है, चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए टेलिन, ऑप्शन बी विंसुलिन, ऑप्शन सी अल्फा एस्टिनिन एंड ऑप्शन डी इज द ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जब हम ये आगे इसकी बात करेंगे तो आपको वहां और समझ में आएगा। ठीक है, तो ये सभी रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। बेसल लैमिली आर फॉर्म्ड फ्रॉम विच टाइप ऑफ नेटवर्क कवरिंग कोलेजन। जो बेसल लैमिनी है इट इज फॉर्म्ड बाय विच टाइप ऑफ नेटवर्क कोलेजन, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे। सो ऑप्शन ए इज 27, ऑप्शन बी इज 20, ऑप्शन सी इज 26 एंड ऑप्शन 4 इज 4। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, टाइप 4 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। ठीक है, क्योंकि टाइप 4 इसलिए है क्योंकि ये क्या करता है, इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बेसल लैमिला, है ना। टाइप 4 इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ बेसल लैमिला एंड इट फॉर्म्स अ सीट लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए टाइप 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 81। अ नेटवर्क ऑफ टाइनी ब्लड कैपिलरीज लोकेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ ए नेफ्रॉन इज कॉल्ड। बताइए, चार ऑप्शन है, रेनल कैलिस, रेनल पिरामिड, बॉमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। ये आपके किडनी के चैप्टर से पूरा यूरिनरी जो है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उससे ये क्वेश्चन बन के आया है, क्वेश्चन नंबर 81। सो द ऑप्शन विल बी, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ग्लोमेरुलस। ठीक है, क्योंकि और अपन ये चीज जानते हैं कि जो ग्लोमेरुलस है ये क्या होते हैं, ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होते हैं। ठीक है, एंड इट इज लोकेटेड इन द बॉमेंस कैप्सूल, तो इसलिए करेक्ट आंसर विल बी ग्लोमेरुलस। की ग्लोमेरुलस क्या है, ये एक नेटवर्क है ऑफ टाइनी ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ये नेटवर्क है टाइनी ब्लड कैपिलरीज का, लोकेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ ए नेफ्रॉन, इसलिए करेक्ट आंसर विल बी ग्लोमेरुलस। नेक्स्ट 82। द एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रुक्टोज बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इज अचीव्ड बाय विच मेथड। ठीक है, चार ऑप्शंस दिया है, चलिए हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ऑप्शन बी सिंपल डिफ्यूजन, ऑप्शन सी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑप्शन डी इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
So the correct answer will be facilitated diffusion will be the correct answer of this question. Question number 83, aquatic mammal have oblique diaphragm for what, है ना, जो एक्वेटिक जो मैमल्स होते हैं उनका जो डायफ्राम होगा वो कैसा रहेगा, ऑब्लिक रहेगा। तो ये पूछ रहा है ये क्यों रहेगा, ठीक है। ऑप्शन ए है मेक्स थोरेसिक कैविटी लार्ज फॉर मोर स्पेस फॉर लंग्स, to lungs for expansion. Option B regulates blood temperature. Option C supports the spine during the swimming and option D it aids in digestion. बताइए 83 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा। So the correct answer will be option number A makes thoracic cavity large, है ना, for more space to lungs for expansion, ठीक है। और ये क्या काम करेगा, it helps in better lung expansion. So option number A is the correct answer. Option number A makes thoracic cavity large for more space to lungs for its expansion. Next question, question number 84. Hypersecretion of cortisol by the adrenal cortex produce, okay, hypersecretion of cortisol by the adrenal cortex produces which disease, है ना, ये सब डिजीजेज या सिंड्रोम्स के नाम दिए हैं यहाँ। पहला ऑप्शन दिया है एडिसन डिजीज, second option is Cushing syndrome, third is diabetes insipidus and fourth is the Grave disease, ठीक है। So the correct answer is option number B is the correct answer, Cushing syndrome, ठीक है। और जो ये कॉर्टिसोल होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, इट इज अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, है ना, फ्रॉम द एड्रेनल कॉर्टेक्स। और जब एक्सेस कॉर्टिसोल, यदि कॉर्टिसोल एक्सेस मात्रा में रिलीज हो, है ना, सो इट लीड्स टू हाई ब्लड प्रेशर एंड ओबेसिटी। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Moving to next question, question number 85. Which of these is an accessory reproductive gland found in male human? कौन सा accessory reproductive gland है जो कि मेल्स में पाया जाता है? ऑप्शन ए इंजुनाइल ग्लैंड, ऑप्शन बी प्रोस्टेट ग्लैंड, ऑप्शन सी लैक्रिमल ग्लैंड एंड ऑप्शन डी इज द गैस्ट्रिक ग्लैंड। डायरेक्ट क्वेश्चन है भैया, तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड पूछ रहा है ये, ठीक है, किसमें, मेल्स में पूछ रहा है। सो प्रोस्टेट ग्लैंड विल बी द करेक्ट आंसर, बाकी आंसर्स नहीं है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। और जो मेल, यदि हम मेल एसेसरी ग्लैंड्स की बात करते हैं तो इट इंक्लूड सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये 4 ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है, ये 3 ग्लैंड्स पाए जाएंगे मेल के रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में, ठीक है, ऑर्गन्स जो रहेंगे उनमें। अब है क्वेश्चन नंबर 86, विच कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इन्वॉल्व्ड इन बाइंडिंग ऑफ बैक्टीरियल कॉलेरा टॉक्सिन, है ना। अब ये पूछ रहा है कि विच कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा इज इन्वॉल्व्ड इन बाइंडिंग ऑफ बैक्टीरियल कॉलेरा टॉक्सिन। ऑप्शन ए ग्लाइकोलिपिड, ऑप्शन बी ग्लाइकोप्रोटीन, ऑप्शन सी फॉस्फोलिपिड या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए will be the correct answer. Now moving to next, which of the following pathway does not occur generally in animal cell? कौन सा पाथवे है जो कि एनिमल सेल में नहीं होता, ये देख लो भाई, does not occur, है ना, does not occur। अब कुछ होंगे होनहार, वो क्या पढ़ के जाएंगे, which of the following pathway occurs generally in animal cell, लगा के आ गए, फटाक से हो गया गलत, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना है अपन को, डज नॉट ऑकर पूछ रहा है, घर में आके रोने से अच्छा है वहीं ध्यान से पढ़ लो। ऑप्शन ए है क्रेब्स साइकिल, ऑप्शन बी है ग्लाइकोलिसिस, ऑप्शन सी है ग्लाइकोजाइलेट साइकिल या ऑप्शन डी है बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे। So the option C will be the correct answer, ग्लाइकोजाइलेट साइकिल, ठीक है। देखिए यदि हम क्रेब्स साइकिल की बात करते हैं तो क्रेब्स साइकिल जो है इट ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, ये एनिमल सेल में होगा। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होगा, जो ग्लाइकोलिसिस है इट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म, मतलब लिविंग सेल में, ठीक है। और जो बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे है ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में रहेगा और ये इट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ठीक है। तो ये सभी कहाँ हैं, ये सभी प्रेजेंट हैं
एनिमल सेल्स में, ठीक है, एक्सेप्ट, कौन सा ऑप्शन था इसमें, एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोजाइलेट साइकिल, विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे डज नॉट ऑकर, है ना, तो ग्लाइकोजाइलेट साइकिल डज नॉट ऑकर इन एनिमल सेल, बाकी सभी एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जनरली ऑकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए आरएनए तो पीछा नहीं छोड़ेगा, डीएनए आरएनए से क्वेश्चन आता ही है। डीएनए पॉलीमरेज हैज बोथ 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस and 5' to 3' exonuclease activity. Option A, DNA polymerase 1, option B, DNA polymerase 2, option C is the DNA polymerase 3 and option 4th is DNA polymerase 4, है ना। So the correct answer will be option number A, DNA polymerase 1 will be the correct answer, बाकी सब wrong है। Next, 89th, during bacterial protein synthesis, which translocation factors are required for release of mRNA from ribosomes and dissociation of ribosomal subunits, RRF and EFG, option B, EF2 and EFTS, option C, RF1 and RF2, and option D is IF2 along with GTP. So the correct answer will be option number A is the correct answer, RRF and EFG, ठीक है, will be the correct answer. Next question, question number 90, catabolite representation prevents the wasteful transcription of energy producing enzymes in bacteria. Presence of adequate amount of which metabolite induces the catabolite repression. ये पूछ रहा है कि कौन सा, है ना, प्रेजेंस ऑफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विच मेटाबोलाइट, इनमें से कौन सा मेटाबोलाइट है जो इंड्यूसेस द कैटाबोलाइट रिप्रेशन। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन सुक्रोज, ऑप्शन बी इज द ग्लूकोज, ऑप्शन सी इज लैक्टोज एंड ऑप्शन डी इज गैलेक्टोज। सो द करेक्ट आंसर विल बी, आ ही रहा होगा समझ में, ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 91, मेड्रिपोराइट इज नॉट फाउंड इन, है ना, मेड्रिपोराइट किसमें नहीं मिलेगा, एंटेडॉन, पेंटासेरस, एस्टीरियास और इकाइनस, किसमें मेड्रिपोराइट इज नॉट फाउंड, है ना, नॉट फाउंड, किसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है इकाइनस। इकाइनस में जो मेड्रिपोराइट्स रहेंगे वो नहीं प्रेजेंट रहेंगे, जो, और ये मेड्रिपोराइट क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम, है ना। और ये कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, ये वाटर वस्कुलर सिस्टम, अभी हमने एक और पहले क्वेश्चन देखा था इकाइनोडर्मेटा, जब वो आया था क्वेश्चन, है ना, तो उसमें हमने देखा था कि जो इकाइनोडर्मेटा है वो उसमें वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेटा, क्या, वाटर वस्कुलर सिस्टम। अब यदि हम ये मेड्रिपोराइट की बात करते हैं तो मेड्रिपोराइट क्या है, ये इट इज अ पार्ट ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम, है ना। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, यदि हम इकाइनोडर्मेटा के बात करते हैं तो इट इज प्रेजेंट इन स्टारफिश एंड सी लिलीज। और यदि हम इकाइनस की बात करें ना, तो इकाइनस जो है ना, ये क्या है, ये सी अर्किन है, सुना है, सी अर्चिन, सी अर्चिन, इकाइनस, ठीक है। तो ये तो उसके अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा फाइलम में ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, सी अर्चिन, है ना। तो सी अर्चिन मेड्रिपोराइट्स आर नॉट फाउंड, इसलिए आंसर डी विल बी द करेक्ट, इकाइनस। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट 92, रेप्टाइड्स आर फाउंड इन, है ना, रेप्टाइड्स जो हैं वो कहाँ पे मिलेंगे, दे आर फाउंड इन, फर्स्ट है एपिडर्मल सेल्स ऑफ अर्थवॉर्म, सेकेंड गट ऑफ हाइड्रा, थर्ड एपिडर्मल सेल्स ऑफ जुगेसिया, फोर्थ इज गैस्ट्रोडर्मिस ऑफ एनिमोन, है ना, गैस्ट्रोडर्मिस ऑफ एनिमोन। तो ये चार ऑप्शंस दिया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, एपिडर्मल सेल्स ऑफ डगेशिया, ठीक है। देखिए जो डगेशिया होते हैं, ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये फ्लैटवॉर्म्स होते हैं, ठीक है, विच हेल्प्स इन प्रोटेक्शन और म्यूकस में ये काम करते हैं, ठीक है, डगेशिया, ठीक है। और जो ये रेबाइट्स होते हैं ना, रेबाइट्स क्या है, तो ये लिखा है ना यहाँ पे,
रेप्टाइड्स, ठीक है। तो रेप्टाइड्स क्या है? दे आर द रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच आर फाउंड इन फ्लैटवर्म, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा इसका एपिडर्म, जो रेप्टाइड्स है इट इज फाउंड इन द एपिडर्मल सेल्स ऑफ डगेशिया में प्रेजेंट रहेगा और इनका काम क्या रहेगा? म्यूकस सिक्रीट करना, और दूसरा क्या काम रहेगा इनका? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फाइट्स, एम्फिट्स इन इनवर्टिब्रेट्स आर, है ना, एम्फिट्स क्या है इनवर्टिब्रेट्स में? Amphibians in invertebrates are first option thermoreceptors found in Ectoprocta, baroreceptors found in Bolanoglossus, chemoreceptors found in the fish in starfish and chemoreceptor found in Ascaris. Amphid की ये बात कर रहा है। Amphid are the chemoreceptors found in Ascaris. So ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। और एम्फिड क्या होता है भैया? एम्फिड जो है ये एक तरह के सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, एम्फिड्स, जो कि राउंड वॉर्म में, है ना, राउंड वॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, है ना। और जो एस्केरिस है वो क्या है? एस्केरिस कहाँ पे आएगा? ये नेमेटोड्स में आएगा, है ना, नेमेटोडा में आएगा, ठीक है। तो इसका जो फंक्शन क्या रहेगा? इसका फंक्शन रहेगा केमिकल सेंसेशन, है ना। उसी को क्या बोलेंगे? केमिकल सेंसेशन को कीमो रिसेप्शन या कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है। तो एम्फिट्स जो रहेंगे वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे? एम्फिट्स इन इनवर्टिब्रेट्स आर, वो पूछ रहा है कि एम्फिट्स क्या है? सो दे आर द कीमो रिसेप्टर्स फाउंड इन एस्कैरिस, ठीक है। और इसका क्या काम रहेगा? ये केमिकल सेंसेशन प्रोवाइड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिलेक्टिव डिपॉजिट फीडर? डिपॉजिट फीडर तो सुना है, अब ये सिलेक्टिव क्या होता है? सिलेक्टिव है तो मतलब वो कुछ स्पेशल ही होगा, सिलेक्टिव, है ना, सिलेक्टिव डिपॉजिट फीडर। ऑप्शन ए टेरिबेला, ऑप्शन बी ग्लाइसेरा, ऑप्शन सी नेरीज एंड ऑप्शन डी इज सेबेला, ठीक। 4 ऑप्शंस दिया है। अब ये पूछ रहा है कि भैया इन चारों में से कौन सा सिलेक्टिव डिपॉजिट फीडर है, ठीक। अच्छा, डिपॉजिट फीडर्स क्या होते हैं पहले तो हम ये जान लेते हैं। जो सॉइल्स में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं ना उन्हें खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं डिपॉजिट फीडर्स, ठीक है। अब सिलेक्टिव डिपॉजिट फीडर्स, ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? सिलेक्टिव डिपॉजिट फीडर। तो सिलेक्टिव डिपॉजिट फीडर क्या होते हैं? ऐसे डिपॉजिट फीडर्स जो चूज करते हैं ऑर्गेनिक रिच पार्टिकल्स को, जिसमें कि ऑर्गेनिक रिच मतलब उसकी ऑर्गेनिक की मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है। तो ऑर्गेनिक रिच पार्टिकल्स को जो सिलेक्ट करते हैं। और जो ये टर्बेला है ना, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। जो ये टर्बेला है, यदि हम टेरिबेला की बात करते हैं, है ना, तो टेरिबेला जो है इट इज अ सिलेक्टिवली फीड्स ऑन डिपॉजिट्स, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक रिच पार्टिकल्स में ही अपने आप का मतलब अपना भोजन प्राप्त करता है, फीड करता है, ठीक। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेश वाटर स्पंज? स्पंज, है ना, किसकी बात कर रहे हैं हम? स्पंजेस की बात कर रहे हैं। कहाँ पे आएगा स्पंजेस? स्पंजेस हम कहाँ पे पढ़ेंगे? कौन से फाइलम में? फाइलम पोरीफेरा के अंदर हम स्पंजेस की बात करेंगे, ठीक है। जो अपना फाइलम है पोरीफेरा, ठीक, सुना है? सुना ही होगा, पढ़ रहे हो तो, और नहीं सुना है तो अब सुन लो, काम आएगा आगे। फाइलम पोरीफेरा, है ना, तो इसमें इनके जो मेंबर्स होते हैं, है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पंजेस बोलते हैं, ठीक। अभी हम पढ़ेंगे, जब हम फाइलम्स पढ़ेंगे तो इन डिटेल हम इसे पढ़ेंगे सारे फाइलम्स को। वहाँ हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से फ्रेश वाटर स्पंज होते हैं, कौन कौन से मेराइन वाटर स्पंज होते हैं। तो अभी तो हम इस क्वेश्चन पे ऊपर देखें कि ये क्वेश्चन क्या हमें क्या मतलब पूछना चाह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेश वाटर स्पंज? 4 ऑप्शंस दिया है। ऑप्शन नंबर ए जेस्टोस्पोंजिया म्यूटा, ऑप्शन बी एफिडेटिया फ्लूविटाइलिस, ऑप्शन सी ग्यूडिया बेरिटी एंड ऑप्शन डी इज अ क्लोइना कैलिफोर्नियाना, ठीक है। 4 ऑप्शंस है, काफी खतरनाक ऑप्शंस हैं ये चारों, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर बता पाएंगे? एफिडेटिया फ्लूवियाटाइलिस जो है ना, एफिडेटिया फ्लूवियाटाइलिस जो है ये क्या है? ये एक तरह का फ्रेश वाटर स्पंज होता है, ठीक है। और ये जो बाकी है ना, जेस्टोस्पोंजिया, जूडिया, है ना, और क्लोइना, ये सब क्या है? ये सब
क्या है ये मेरीन स्पंजेज है ना, मेरीन वाटर स्पंज है, सिर्फ एकमात्र है, इसने फ्रेश वाटर ही पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। और यदि हम देखें, यदि हम स्पंजेस की बात करते हैं, हम अभी आगे अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे, जो स्पंजेस रहेगा ना वो मेनली मेराइन वाटर में ही पाए जाते हैं, कुछ होते हैं एक या दो जो कि मतलब फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है 96, अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन प्रिंसिपल। आ गए मेंडल बाबा, आ गए। मैंने बोला था जब हम सिलेबस डिकोड कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने बोला था कि मेंडेलियन पूछेगा, और ये पूछ लिया इसने। मेंडेलियंस प्रिंसिपल, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना, अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन प्रिंसिपल। मेंडल्स ने काफ़ी प्रिंसिपल्स दिए थे, उसमें से एक प्रिंसिपल कौन सा था, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना, इन F2 जनरेशन। ठीक है, इन F2 जनरेशन इसने 4 ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन देख लेते हैं अपन। ऑप्शन ए, कैरेक्टर ऑफ डोमिनेंट पेरेंट इज एक्सप्रेस्ड, कैरेक्टर ऑफ रिसेसिव पेरेंट इज एक्सप्रेस्ड। ऑप्शन सी, 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो इज ऑब्टेन्ड, एंड ऑप्शन डी विल बी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा 3:1 जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो इज फाउंड, है ना, क्योंकि जो यदि हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करें तो उसमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात किया जाता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस से मतलब समझते हैं कैपिटल T इंटू कैपिटल T और स्मॉल t, है ना। तो इसमें क्या होगा, और यदि ये हम बात करेंगे, यदि हम F2 जनरेशन की बात करें, क्वेश्चन बोल रहा है F2 जनरेशन, ठीक है, F2 जनरेशन का यदि हम देखते हैं तो इसमें 3 डोमिनेंट होंगे और एक क्या होगा, 3 जो होंगे वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेंगे और एक क्या होगा, एक रिसेसिव कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, सो 3 डोमिनेंट और एक रिसेसिव, है ना। तो क्या होगा इसमें कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये इसका जो रेशियो आएगा, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का जो हमें रेशियो ऑब्टेन होगा वो होगा 3:1 के रेशियो में हमें ऑब्टेन होगा, इसलिए ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। 3:1 phenotypic ratio is obtained, okay, in F2 generation. Next, question number 97, for genetic explanation of independent assortment, है ना, for genetic explanation of independent assortment, 2 varieties हमें देखने को मिला है, एक है राउंड येलो और दूसरा है रिंकल्ड ग्रीन, used as parents in dihybrid cross with WWGG and WWGG genotype respectively, है ना। What is the genotypic ratio found in F2 generation? तो ये पूछ रहा है कि जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, है ना। ये जेनेटिक्स से इनने क्वेश्चन इनने मतलब पूछा है ना, तो हमें जेनेटिक्स भी पढ़ना है और इससे एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है, आएगा ही जेनेटिक्स से। इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन वो रेशियो के क्वेश्चंस पूछता ही है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर C, 1:2:1, 4:1:2 and 1:2:1 will be the correct answer, ठीक है। देखिए इसमें यदि हम बात करते हैं, ये एक तरह का डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है। तो यदि हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो जो इनका कंबाइंड जीनोटाइपिक रेशियो होगा वो किस फॉर्म में होगा, 1:2:1 इंटू 1:2:1, ठीक है। तो यदि हम ये आप सॉल्व करके देखेंगे तो आंसर विल बी 1:2:1 4:1:2:1:2:1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। Now moving to next, which one is the genotypic ratio of F2 generation of Mirabilis jalapa, है ना। 4 o'clock flower color, एक सुना है 4 o'clock पौधा सुना है आपने, 4 o'clock, ठीक है। तो ये जो है ना, ये मिराबिलिस जलापा, अब बोलो भैया ये क्या लिख दिया, ये मिराबिलिस जलापा, ये क्या होता है। ये जो 4 o'clock प्लांट है ना, उसका ये साइंटिफिक नेम है, ठीक है, मिराबिलिस जलापा, ठीक है। चलिए अब हम इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जीनोटाइपिक रेशियो होगा इसका 4 o'clock का। 1 रेड RR:2 पिंक to 1 white, second 2 red to 1 pink to 1 white, third 1 red to 2 pink to 1 white, and fourth 2 red to 1 pink to 1 white, ठीक है। So the correct option of this will be option number A, एक रेड होगा, 2 पिंक होंगे और एक वाइट होगा। क्यों होगा, देखिए, रेड इंटू वाइट गिव्स पिंक, है ना। ये कहाँ आएगा, F1 जनरेशन में, है ना। और यदि हम F2 रेशियो की बात कर, ये
मतलब ये F1 की बात हो गई। यदि हम F2 की बात करते हैं तो F2 में क्या हो जाएगा, इट रेशियो बिकम 1 रेड 2 पिंक एंड 1 वाइट, मतलब रेशियो आ जाएगा 1:2:1 का, ठीक है। तो इट विल शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना, 1:2:1. So the option will be A will be correct. Moving to next 99, which is right, पूछ रहा है कौन सा सही है, which one is right, which is right according to चाइस्मा टाइप थ्योरी, है ना, ये थ्योरी है, ऑल्सो रिफर टू एज वन प्लेन थ्योरी। इसी थ्योरी को हम दूसरा क्या नाम बोलते हैं, वन प्लेन थ्योरी। तो इसके अकॉर्डिंग ये राइट स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है, इसने 3 स्टेटमेंट दे दिया, पूछ रहा है कि भैया ये बताओ आप कौन सा राइट है, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं एक एक कि क्या बोल रहा है। पहला ऑप्शन है चाइस्मेटा आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स बिफोर डिप्लीटीन ड्यूरिंग पैचिटीन, है ना, ये जो स्टेजेस है ना उसके बारे में बात कर रहा है कि चाइस्मेटा जो है वो प्रोड्यूस कहाँ होगा, इज प्रोड्यूस ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, है ना, क्रॉसिंग ओवर जब होंगे तब चाइस्मेटा प्रोड्यूस होगा। इट ऑकर्स बिफोर डिप्लोटीन, जो डिप्लोटीन स्टेज होगी उसके पहले होगा, है ना, ड्यूरिंग द पैचिटीन। ऑप्शन बी थ्रू आउट द एंटायर बाइवेलेंट, ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी थ्रू आउट द एंटायर बाइवेलेंट ओनली सिस्टर क्रोमैटिड्स, है ना, ओनली सिस्टर क्रोमैटिड्स आर एसोसिएटेड विथ ईच अदर whereas as per the classical theory non-sister chromatids, है ना, become associated to produce चाइस्मेटा। ये भी बिल्कुल सही है। यदि आपने चाइस्मेटाइप थ्योरी पढ़ी है, वन प्लेन थ्योरी पढ़ी है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट है ना। थर्ड है चाइस्मा इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए क्रॉसिंग ओवर। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों ही बिल्कुल वैलिड बैठ रहे हैं वन प्लेन थ्योरी में, चाइस्मेटा थ्योरी में। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, सारे ही ऑप्शन सही हैं हमारे। नेक्स्ट हमारा आज के सेशन का हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 100। इन प्लास्टिड जेनेटिक्स इन मिराबिलस जलापा, है ना, फिर आ गया ये मिराबिलस जलापा। The phenotype of a leaf will be same as that of the female parent, है ना, its progeny. How will the progeny of the female parent with variegated leaves be obtained, है ना। तो ये पूछ रहा है, पूरा फीमेल पेरेंट की बात कर रहा है कि ये कैसे ऑब्टेंड होगा, कौन से कलर का होगा, तो ग्रीन, वाइट, वेरीगेटेड या फिर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये जो वेरीगेटेड फीमेल होगी, है ना, किसमें, इन मिराबिलस जलापा में, ठीक है। तो ये जो है ये हमेशा ही क्या क्या प्रोड्यूस करेगी, ग्रीन, वाइट एंड वेरीगेटेड ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। ये ग्रीन कलर के, वाइट कलर के और वेरीगेटेड ऑफ स्प्रिंग्स ये हमेशा प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो मिराबिलस है ना, ये मैंने अभी पहले बताया कि ये 4 o'clock प्लांट होता है। इसके जो लीफ होंगे, लीफ ऑफ द कलर, है ना, लीफ ऑफ द कलर ऑफ द ऑफ स्प्रिंग, जो ऑफ स्प्रिंग का जो लीफ का जो कलर होगा वो डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, इट डिपेंड्स ऑन द फीमेल पेरेंट, है ना। फीमेल पेरेंट का जो कलर होगा, यदि फीमेल पेरेंट का ग्रीन है तो इट डिपेंड्स ऑन, इट विल बी ग्रीन, है ना। सो इसमें मेल पेरेंट का कोई भी रोल नहीं होता, उसका कोई योगदान नहीं होता है, फीमेल पेरेंट का ही योगदान होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी, ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं, है ना, विथ वेरीगेटेड लीव्स बी ऑब्टेन। इसमें पूछा है हाउ विल द प्रोजेनी ऑफ द फीमेल पेरेंट विथ वेरीगेटेड लीव्स बी ऑब्टेन। तो प्रोजेनी ग्रीन भी हो सकती है, वाइट भी हो सकती है और वेरीगेटेड भी हो सकती है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये हमारे आज जो हमारा मतलब सेकेंड सेशन रहा है उसमें 100 क्वेश्चंस हमने आज अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है विथ इट्स एक्सप्लेनेशन। और अब हम नेक्स्ट जो हमारे 50 क्वेश्चंस हैं आउट ऑफ 150, जो हमारे 50 क्वेश्चंस हैं उसे हम हमारे नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।